उपराष्ट्रपति ने कहा, भगवत गीता का संदेश हमेशा से प्रासंगिक, अध्यात्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाए धर्मगुरु। छात्रों में बढ़ते मानसिक तनाव पर उपराष्ट्रपति चिंतित, काउंसलर रखने के लिए शिक्षण संस्थानों से की अपील। मातृभाषा की रक्षा और संरक्षण का अभियान देश में जन आंदोलन बने, लोगों को जोड़ने में भाषा है मूलभूत कड़ी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मातृभाषा की रक्षा और संरक्षण के अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली में सुधार, खेल और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को भाषा सीखने का मिले प्रोत्साहन। स्वतंत्र भारत की प्रगति में मुंबई का बड़ा योगदान, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की 2 रेल लाइन। कहा, मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष जोर। प्रधानमंत्री ने किया इंदौर में नगरपालिका ठोस कचरा आधारित गोबरधन संयंत्र का उद्घाटन। बोले, बहुत महत्वपूर्ण है ये पहल। शहरों का गीला कचरा गांव में जानवरों और खेतों का कचरा है एक तरह का गोबरधन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार विधानमंडल सदस्यों को किया संबोधित। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में बोले ओम बिरला, तर्क और मुद्दों के साथ सदन संचालन में सहभागिता सुनिश्चित करे विधायक। उन्होंने कहा, बढ़ाई जाए सदन के सत्र की अवधि भी। इंदौर मध्य प्रदेश का वो शहर जिसकी अपनी संस्कृति है, लंबे कालखंड का इतिहास है। आधुनिक इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5 वर्षों से आज देश का सबसे साफ और स्वच्छ शहर बन चुका है। स्वच्छता के इस सफर में इंदौर ने एक और सुविधा में इजाफा किया है। सॉलिड वेस्ट से गैस बनाने का एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस संयंत्र स्थापित कर एक नया अध्याय जोड़ा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इंदौर में नगरपालिका ठोस कचरा आधारित गोबरधन संयंत्र के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की पहल एक महत्वपूर्ण पहल है। शहरों में घरों से छोड़ा जा रहा गीला कचरा, गांवों में जानवरों और खेतों द्वारा छोड़ा गया कचरा एक तरह से गोबरधन है। अपने शहरों को प्रदूषण मुक्त रखने और गीले कचरे के निस्तारण के लिए आज का ये प्रयास बहुत अहम है। शहर में घरों से निकला गीला कचरा हो, गांव में पशुओं खेतों से मिला कचरा हो, ये सब एक तरह से गोबरधन ही है। शहर के कचरे और पशुधन से गोबरधन, फिर गोबरधन से स्वच्छ ईंधन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन। ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में देश के 75 बड़े नगर निकायों में ऐसे गोबरधन प्लांट और ऐसे बायो सीएनजी प्लांट बनाने का काम चल रहा है। ये पहल देश के शहरों को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त बनाने और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने में मदद करेगी। इंदौर का ये गोबरधन प्लांट अब दूसरे शहरों को भी प्रेरणा देगा। मुझे खुशी है कि आने वाले 2 वर्षों में देश के 75 बड़े नगर निकायों में इस प्रकार के गोबरधन बायो सीएनजी प्लांट बनाने पर काम किया जा रहा है। ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। और अब तो शहरों में ही नहीं बल्कि देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोबरधन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। यह गोबरधन संयंत्र प्रतिदिन 550 टन अलग किए गए गीले जैविक कचरे के उपचार की क्षमता के साथ हर दिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद का उत्पादन करने की उम्मीद है।
शून्य लैंडफिल मॉडल के आधार पर संयंत्र संसाधन पुनर्प्राप्ति को अधिकतम कर रिजेक्ट उत्पन्न नहीं करेगा। गोवर्धन परियोजना के आने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा प्रदान करने जैसे कई पर्यावरणीय लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ठाणे दीवा के बीच नई बनी 5वीं और 6ठी रेल लाइन का शुभारंभ मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। ये नई रेल लाइन मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देगी। ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। ये नई रेल लाइन मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देगी। उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर ने आजाद भारत की प्रगति में अपना अहम योगदान दिया है। अब प्रयास है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मुंबई का सामर्थ्य कई गुना बढ़े। इसीलिए मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष फोकस है। हमारे श्रमिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। दर्जनों पुल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, सुरंग तैयार की। राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे कमिटमेंट को मैं हृदय से नमन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। भाई और बहनों, मुंबई महानगर ने आजाद भारत की प्रगति में अपना अहम योगदान दिया है। अब प्रयास ये है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मुंबई का सामर्थ्य कई गुना बढ़े। इसलिए मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा और संसाधन संस्थान के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में पहले गुजरात और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और सतत विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज सफल वायु के कामों के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता होती है, जिसे लेकर मेरी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट have been key focus areas for me all through my 20 years in office, first in Gujarat and now at the national level. Friends, we have heard people call our planet fragile, but it is not the planet that is fragile. It is us. We are fragile. Our commitments to the planet, to nature have also been fragile. प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में आपके साथ जुड़कर मुझे खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि आज हमारा फोकस पूरी तरह से पर्यावरण और सतत विकास पर है। Equitable energy access to the poor has been a cornerstone of our environmental policy. Through Ujjwala Yojana, more than 90 million households have been provided access to clean cooking fuel. Under the PM Kusum scheme, we have taken renewable energy to the farmers. We are encouraging farmers to set up solar panels, use it and sell surplus power to the grid. Standalone solar pumps as well as efforts for solarizing existing pumps are being scaled up.
Our focus on chemical-free natural farming will also help promote sustainability and equity. विधानमंडलों में सदन की सत्र अवधि कम करने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता जताई। लोकसभा अध्यक्ष ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सदन के सदस्य तर्क और मुद्दों के साथ सदन संचालन में सहभागिता सुनिश्चित करें। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने गरिमा और शालीनता के साथ सदन चलाने की ओर सांसद और विधायकों का ध्यान आकृष्ट किया। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से विधान मंडलों के अंदर बैठकों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि बैठकों की संख्या घटने का कारण सदन में शालीनता भी है न होना, गरिमा न होना भी है। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ हमको चुनकर भेजा है, जिन आशाओं विश्वास के साथ हमें चुनकर भेजा है, हम सदन की बैठकें ज्यादा देर चलाएं, ज्यादा दिन चलाएं, हर मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हो, संवाद हो, नीतियां बनाते हुए यहाँ चर्चा संवाद हो, कानून बनाते समय व्यापक चर्चा हो, जनता की सक्रिय भागीदारी हो, जनता के इनपुट लेकर हम कानून बनाते समय अपने तर्क रखें, ताकि उससे सरकार में भी पारदर्शिता आएगी और कार्यपालिका पर भी व्यापक नियंत्रण आएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भारत की प्राचीन संस्कृति का भाग है। हमारे कार्य, व्यवहार व आचरण में लोकतंत्र है। भगवान महावीर व बुद्ध की इस तपोभूमि ने विश्व को ज्ञान, अहिंसा, शांति व आध्यात्मिक चेतना का संदेश दिया है। बिहार लोकतंत्र की नहीं, बिहार भारत की सभ्यता, ज्ञान, आध्यात्मिक चेतना की धरती भी रही है। भगवान बुद्ध को शांति और अहिंसा और प्रेम का शाश्वत संदेश बौद्ध गया से ही पूरे विश्व में प्रसारित हुआ है। भगवान महावीर का संदेश आज भी मानव जीवन को एक राह दिखाने का काम करता है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के संदेश आज भी प्रासंगिक है, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर उनके संदेश जीवन बदलने के लिए हैं। साथियों, ये मगध साम्राज्य अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इसलिए ज्ञान की धरती भी बिहार को कहते हैं। आध्यात्मिक धरती हो, ज्ञान की धरती हो, एक बड़ी विरासत इस बिहार की रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों से उम्मीद जताई कि लोगों की आकांक्षाएं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। संसद के रूल्स और प्रोसीजर का जिक्र करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इसमें अभी भी औपनिवेशिक प्रभाव है, जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए। कानून निर्माण में देरी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस समस्या का निदान होना चाहिए, क्योंकि इसका जनता के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अगर हम पार्लियामेंट और विधान मंडलों की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं और खोई शाह को लौटाना चाहते हैं, तो हम में से हर एक का दायित्व है कि रूल्स और प्रोसीजर को हम अच्छी तरह जाने, अपनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ने बिहार विधानसभा डिजिटल टीवी और बिहार विधानसभा पत्रिका का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी स्मृति स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराजा अग्रसेन टेक्निकल संस्था के वार्षिक उत्सव को संबोधित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का युवा देश का कर्णधार है, देश के उज्जवल भविष्य का निर्माता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माताओं के विकास के विजन को पूरा करने का दायित्व देश के युवाओं पर है। मैं कह सकता हूं कि भारत को प्रगति और खुशहाली उस ऊंचाइयों पर ले जाने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे नौजवान विद्यार्थियों का है। उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका तकनीकी ज्ञान, उनकी शिक्षा और अनुभव और संस्कार के माध्यम से आज देश में नहीं, दुनिया के अंदर भारत के नौजवानों के कारण भारत की समृद्धि, खुशहाली बढ़ी है। और आज हमें ये विश्वास, भरोसा रहता है कि दुनिया के अंदर आने वाले समय के अंदर भारत
आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के परिवर्तन में सबसे अग्रिम देश होगा, तो उसका कारण आप जैसे नौजवान। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाराजा अग्रसेन त्याग, करुणा, अहिंसा, शांति, समृद्धि और समता के लिए जाने जाते हैं और उनका जीवन ही उनका संदेश था। ओम बिरला ने कहा कि युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त कर समर्पित भाव से संकल्पित होकर राष्ट्र निर्माण के लिए प्रयासरत हो। उस समय के वह शासक थे, लेकिन शासक होने के बाद भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रशासन के रूप में उस समय के राज्य को एक दिशा दी। 1 रुपये 1 ईंट की नवनिर्माण की, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सामाजिक कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। ओम बिरला ने कहा कि देश में स्टार्टअप की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और भारत यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में विश्व में अग्रणी स्थान पर है। समारोह में 100 मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए गए। इसके साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। बंजारा समाज के आराध्य देव संत सेवालाल महाराज की 283वीं जयंती और रूप सिंह महाराज संत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष का बंजारा समाज के लोगों ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संत सेवालाल की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। हम संत सेवालाल जी महाराज के जब जीवन को देखते हैं तो जगदम्बा माता के भगत, जिन्होंने सारा जीवन बिना शादी हुए देश और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, जिनकी 22 शिक्षाएं आज भी, उस समय दी गई शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। आज भी जीवन को बदलने के लिए उनकी शिक्षाएं आवश्यक है। उस समय उनको इस समाज में सामाजिक कुर्तियों के लिए संघर्ष करना पड़ा। समाज में समता का न्याय मिले, समता का अधिकार मिले, सबको अधिकार के साथ सम्मान मिले, इसके लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। लोकसभा अध्यक्ष ने बंजारा समाज को स्वाभिमानी समुदाय बताया और कहा कि आजादी की लड़ाई में उनका योगदान सराहनीय है। देश में बंजारा समाज के लोगों ने इस देश और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इस समाज में जिस दुनिया आज पर्यावरण की चर्चा कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रही है, ये बंजारा समाज के लोग ही हैं जिन्होंने जंगल को बचा के रखा और पर्यावरण के अनुकूल अपने जीवन को जिया। उस जंगल को बचाने का अगर सबसे बड़ा योगदान जाता है तो हमारे बंजारा समाज के लोगों को जाता है। बंजारा समाज के लोगों को लोकसभा अध्यक्ष ने संकल्प दिलाया कि आधुनिक शिक्षा समाज के हर युवा को मिले। हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम हर बेटे बेटी को पढ़ाएंगे, देश की सबसे उच्च शिक्षा दिलाएंगे, ताकि वह हमारा देश में भी नेतृत्व कर सके और देश के बाहर भी भारत का नेतृत्व कर सके। बंजारा समाज का इतिहास सदियों पुराना है। बंजारा समाज की संख्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। एक अलग ही संस्कृति में जीने वाले इस समाज को अपनी विशिष्ट पहचान के लिए ही जाना जाता है। बंजारा समाज राजस्थान का ऐसा घुमंतु समुदाय है जो अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचकर अपनी परंपरा को सुरक्षित रखे हुए है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई में वर्चुअल माध्यम के जरिए 5वें वैश्विक श्रीमद् भगवद गीता सम्मेलन का उद्घाटन किया।
उन्होंने पूरी मानवता के लाभ के लिए श्रीमद् भगवद गीता के सार्वभौमिक संदेश को अधिक से अधिक भाषाओं में अनुवाद करने की आवश्यकता पर जोर दिया। Sisters and brothers, although the message of the Bhagavad Gita is thousands of years old, it can never lose its currency or its importance. It is eternal that way. It remains a source of perennial guidance and inspiration to people. Today, more than ever, in a complex and interconnected world, the timeless message of Bhagavad Gita remains relevant as people face numerous challenges and obstacles in their lives. During a crisis, books such as the Bhagavad Gita provide guidance and help in restoring mental peace. They serve as a fountainhead of strength and faith and shows us the way forward in difficult times. उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि वर्तमान समय में मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। पढ़ाई के दबाव में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, लिहाजा छात्रों को आध्यात्म की शिक्षा मिलना अनिवार्य है ताकि छात्र निडर होकर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का सार है। They must play a proactive role in counseling students who are unable to cope up with academic pressure. In fact, every education institution must have in-house counselors to help students overcome stressful situations. Governments everywhere must ensure compliance of this requirement. Students must be motivated to face any adversity fearlessly and do their duty diligently without worrying about the result. कार्यक्रम में स्वामी भूमानंद तीर्थ, नारायणाश्रम तपोवनम के संस्थापक और वैश्विक भगवद गीता सम्मेलन को साकार रूप देने वाले स्वामी निर्विशेषानंद तीर्थ, सुप्रीम कोर्ट की जज इंदिरा बनर्जी, नारायणाश्रम तपोवनम की स्वामिनी मां गुरुप्रिया, CIRD-NA अध्यक्ष पंकज भाटिया, डॉक्टर रवि जंध्याला और CIRD-NA के उपाध्यक्ष ने हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भाषा ही लोगों के बीच वह सूत्र है जो उन्हें समुदाय के रूप में बांधता है। उन्होंने मातृभाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक जन अभियान का आह्वान करते हुए कहा कि यदि हम अपनी मातृभाषा को खोते हैं तो हम अपनी पहचान खोते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को वर्चुअल रूप में चेन्नई से संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भाषाओं में बदलते समय की बदलती जरूरतों के मुताबिक बदलाव लाने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने युवा पीढ़ी के बीच भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए नए तरीके खोजने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि खेल खेल में ही बच्चों को भाषा की बारीकियां सिखाई जानी चाहिए। तो हमें अपनी मातृभाषा में बोलने, बात करने, गौरव महसूस करना चाहिए और इस अमूल्य निधि को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना चाहिए। मैंने जानबूझकर आज मेरा मातृभाषा तेलुगु में बोले और कुछ लोग ऐसा रहता है तेलुगु हमको मालूम नहीं और शुरुआत में अंग्रेजी सबको मालूम है क्या? उस समय आपको अंग्रेजी मालूम था क्या? किसी को मालूम नहीं था। धीरे धीरे सीख लिया। तो ऐसी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन करते करते हुए लोग भारतीय भाषा सीखेंगे और भारतीय भाषाओं को सीखना जब तक जरूरी नहीं उनको महसूस होगा तब तक वो आसान से सीखेंगे। उपराष्ट्रपति ने भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली में सुधार करने का भी सुझाव दिया। अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने वाले जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसे विकसित देशों का उदाहरण देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि अपनी मातृभाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए इन देशों के अपनाए गए तरीकों और नीतियों से हमें भी सीख लेनी चाहिए। जरूरी है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का भी आसान भारतीय भाषा हो अनुवाद किया जाए। इससे युवाओं में आधुनिक विषयों के लिए रुचि बढ़ेगा और उनके लिए भी विषय सरल और सुगम्य बनेगा। राज्य सरकारों से उम्मीद करता हूं कि वो भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार हेतु कारगर कदम उठाएंगे। न सिर्फ मातृभाषा को स्कूली शिक्षा का माध्यम बनाएंगे बल्कि रोजमर्रा
जीवन में भी मातृभाषा का बड़ा हो। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे।